को बहुत बहुत राम राम, सबको नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है जी। चलो जी अजय भाई, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। और आज डेट कितनी हो गई? 17, 18? 19। अरे बाप रे, 19 19 है बेटा। हाँ जी सर। 2 दिन पीछे चल रहा हूँ मैं। तो आज है सैटरडे, जीएनएम होगी आज। और जीएनएम जी। में जो पेज नंबर है 204 5। 205 और 205 पे हमारा ये बेसिकली चैप्टर चल रहा है डायाफ्राम। और डायाफ्राम में जो है पेज नंबर 205 पे टॉपिक चलेगा हिक्कफ। हिक्कफ ब्रैकेट में इसको कह रहे हैं सिंगलूटस, सिंगल्टस। ठीक है जी, यही है ना? जी हेलो। सर। तो हिक्कफ में या सिंगल टस में एसबीएस जो है वो सेम होगा, एसबीएस ऑफ द डायाफ्राम मसल्स। हिचकी सी जो आती है, कई बार खाना खाते खाते आती है, या मान लो जैसे कहते हैं कोई याद कर रहा है, ऐसे भी बोल देते हैं कई बार। वो जो झटका लगता है वो भी डायाफ्राम मसल्स का ही एसबीएस है। और कॉन्फ्लिक्ट उसमें होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड और आउट स्मार्टेड, उसमें भी। Hiccups are sudden and uncoordinated tensing of the diaphragm. हिक्कप जो आती है वो सडन और अनकोऑर्डिनेटेड टेंसिंग हो जाना डायफ्राम का, उसकी वजह से आती है। The unexpected rush of air through the pharynx causes the glottis to close with a resulting hiccup. इसकी मैकेनिज्म सा बता रहे हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड रश ऑफ एयर थ्रू द फेरिंग्स, फेरिंग्स के थ्रू एक अनएक्सपेक्टेड रश ऑफ एयर वो ग्लोटिस को क्लोज कर देता है, एपिग्लोटिस को, विद ए रिजल्टिंग हिक्कफ, जिसकी वजह से हिक्कफ आती है। एग्जाम्पल करें, समवन ड्रिंक्स सो ग्रीडीली दैट ही फॉरगेट्स टू ब्रीथ causing an oxygen insufficiency. कोई बंदा है वो इतना ग्रीडीली खा रहा है कि वो सांस लेने ही भूल जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी हो जाती है। तो फिर वो उधर ऑक्सीजन भी चाहिए और उधर वो एपिग्लोटिस उधर उसको ओपन नहीं होने दे रहा, तो क्योंकि वो खा रहा है जल्दी जल्दी खाने की वजह से वो भी, तो ये एपिग्लोटिस का मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, एक तरह से कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो जाएगी है। अब वो ऑक्सीजन के लिए भी लालायित रहेगा और वो ग्रीडीली खाने की वजह से वो एपिग्लोटिस के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा। समवन, अगला कह रहे हैं, समवन टॉक्स टू हिज स्पोर्ट्स बडी व्हाइल दे आर रनिंग इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट गेटिंग एनफ एयर। जब कोई बंदा दौड़ रहा होगा स्पोर्ट्स में, अपने स्पोर्ट्स के साथ अगर वो उससे बात करने लगे, तो अब उसको दौड़ते दौड़ते कई बार होता है कि बोलना नहीं चाहिए, ऐसा। समवन टॉक्स टू हिज स्पोर्ट्स बॉडी व्हाइल दे आर रनिंग, जब लोग जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, यदि वो बात करते हैं तो उधर एनफ एयर नहीं जा पाती जितनी चाहिए दौड़ते वक्त लंग्स को, तो उसको उनको भी हिचकी आने का या हिक्कफ होने का चांस बन जाता है। ठीक है ना? अमित पाल नहीं आए ना आज? ओके, राम राम बॉस। राम राम बेटा। दीपशिखा आ गई, चलो। कोई हाँ हूँ करने वाला तो आ गया। ये सब साइलेंट मोड राम पे राम रहते हैं। जी जी। डॉक्टर सरे भी हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं नेक्स्ट।
The 47-year-old woman is planning a big celebration with relatives for her father's 80th birthday. 47-year-old woman है जिसने प्लानिंग करा एक बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे अपने रिलेटिव्स के साथ अपने फादर के 80वें जन्मदिन पर. She needs to coordinate everything with her two siblings, which costs her a lot of effort and calmness. उसे जरूरत थी कोऑर्डिनेशन की हर चीज के लिए अपने दो सिबलिंग्स की, which costs her a lot of effort and calmness. जिनके लिए उसको चुकानी पड़ी एक बहुत बड़ा एफर्ट, प्रयास करना पड़ा सिबलिंग का सहयोग लेने के लिए और अपने कामनेस को खोना पड़ा. फाइनली एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी. फाइनली हर चीज सेटल हो गई और वो आगे अपने पार्टी की तरफ बढ़ी या देखा उसने आगे को, विच इज टू अकर इन 6 वीक्स, जो 6 सप्ताह में होनी थी. One day the patient phones her father. एक दिन उस पेशेंट ने फोन करा अपने फादर को. In passing he mentions that he doesn't want to party, that it should not take place. एक दिन उसका फादर का फोन आया. One day the patient phones her father, वो फोन पे थी फादर के. In passing he mentions that he doesn't want to party. फादर ने कहा कि वो पार्टी नहीं करना चाहता है. हाँ जी यही. और that it should not take place, और ये नहीं होनी चाहिए, पार्टी नहीं होनी चाहिए. हाँ. The patient is completely taken back. फैसला करे हर ब्रीथ इज टेकन अवे. अरे ये कैसे हो गया, आपने ऐसे कैसे कह सकते हो, मैंने तो सारी तैयारी कर ली ऐसे. इमीडिएटली सॉरी द पेशेंट जो है वो द पेशेंट इज कंप्लीटली टेकन बैक. वो पूरी तरह से बैक फुट पे चली गई है. बैक करना पड़ा उसकी, जैसे कि सांस ही चली गई हो, रुक गई हो. कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट में चली गई है. Fortunately, she immediately has a heart-to-heart talk with her partner about the matter. सौभाग्य से तुरंत ही हार्ट टू हार्ट जो है टॉक हुई इसकी अपने पार्टनर से इस मसले पर. Half an hour later, as the two laugh about the stubborn old man, the woman gets a case of hiccup stronger than she has ever had before. तो जब उनसे बात हुई तो आधा घंटे बाद जब वो हंस रहे थे एक जिद्दी पने पर अपने बुजुर्ग पिता के उस पर डिसीजन पर, तो वोमेन जो है वो हिक्कफ से वो हो गई ग्रसित. वोमेन गेट्स ए केस ऑफ हिक्कप, और स्ट्रोंगर देन शी हैज एवर हैड बिफोर, जो उससे पहले भी आती थी उससे भी ज्यादा उसको इस हिक्कफ का अटैक आया. फेस है हीलिंग फेस. यहाँ पे हीलिंग फेस में आई डॉक्टर दीप सिखा ये हिक्कफ हीलिंग फेस है, और हीलिंग फेस में भी हीलिंग क्राइसिस, डायफ्राम क्रैम्प्स इज इक्वल टू हिक्कफ. थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ शुड दे रिकर. आइडेंटिफाई करो कॉन्फ्लिक्ट को, ट्रैक को, और संभव हो सके तो रिजोल्व कर दो अपने वास्तविक जीवन में से, ताकि वो वापस ना रिकर. होल्ड द ब्रीथ एंड ब्रीथ इन डीपली सेवरल टाइम्स. होल्ड द ब्रीथ डीपली ब्रेथ लो और होल्ड करने की कोशिश करो. हाइपर वेंटिलेशन करो अपनी बॉडी में. जैसे सांस अंदर पूरा भर के रोक देते हैं थोड़ी देर, तो वो हाइपर वेंटिलेशन की तरफ कह रहे हैं. और कफ भी इसमें मदद करती है. इन ऑर्डर टू ब्रिंग द हिक्कफ इनटू द राइट बीट अगेन, ताकि ये कफ जो है वो फिर से राइट बीट में चली जाए, मतलब फिर से नॉर्मलाइजेशन की तरफ चला जाए.
swallow a teaspoonful of cumin seeds with water, drink several sips of cold water or lemon water और take a spoonful of sugar. ये लेने के लिए कहा, 1 चम्मच शुगर भी ले सकते हो उस समय पर. सेवरल सिप्स ऑफ कोल्ड वाटर भी अक्सर पानी लोग हम पीते ही है, कहते हैं इसको हिचकी आ रही है जरा पानी दे दे थोड़ा सा, कहते हैं ना दीपशिखा. हाँ, बिल्कुल हाँ, तो पानी का सिप ले लो, लेमन वाटर ले लो या 1 चम्मच शुगर डाल के खा लो, इससे मदद मिलेगी. इनहेल विद स्टिमुलेटिंग एथरिक ऑयल. इनहेल करो स्टिमुलेट करने के लिए एथरिक ऑयल्स को, कैम्फायर, पिपरमेंट एक्सेट्रा, उससे मदद मिलती है. दीज मेजर्स ब्रिंग अबाउट ए वेजिटेटिव चेंज ओवर, ए रिबूट फॉर द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन. ये जो तरीके हैं ये वेजिटेटिव चेंज ओवर कर देते हैं, रीबूट कर देते हैं डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि डायफ्राम के जो वो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसको रीसेट कर देते हैं ये. तो देखो बात तो छोटी सी है, लेकिन कई बार हिक्कप से आपने देखा हो बहुत परेशान लोग भी आते हैं, और ये मैनेजमेंट भी अगर आप करके देख लोगे तो आपको वहां दवाई देने की कोई एकदम शायद जरूरत ना पड़े. पहले ये करवा के देख लो, अगर कोई एक्यूटली वैसे ही हुआ है तो. होता ना, वैसे भी तो होता है, जरूरी थोड़ी है कि क्रॉनिक हो, वैसे भी होता है. जी जी जी. ठीक है जी, तो ये था हिक्कप या सिंगल टस करके. साइड स्टिचेस नेक्स्ट हेडिंग है डॉक्टर श्रेय, साइड स्टिचेस. कहते हैं ना साइड में ना वो चुभन सी हो रही है, कई लोगों को आपने देखा होगा वो उंगली रखते हैं चेस्ट के साइड में और वो कहते हैं साहब सुई से चुभ रही है डॉक्टर साहब, यहाँ कांटा सा खड़ा हो गया. तो इसमें भी एसबीएस सेम होगा, एसबीएस ऑफ द डायफ्राम मसल. कॉन्फ्लिक्ट होगा वही, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड और ओवर स्मार्टेड. आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं अगर हम तेज तेज चल रहे हैं या दौड़ लें तो हमारे ना इधर पसली के नीचे वो खड़ा हो जाता है, कांटा सा खड़ा है, तो वो क्रैम्प आता है डायाफ्राम में बेसिकली. आप पकड़ रहे हो, ऐसा सुना है आपने कि दौड़ने के बाद पेट में एक सुई सी खड़ी हो जाती है, वो बल्कि पकड़ के बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए बंदा. वैसे डिहाइड्रेशन से क्रैम्प आ जाता है ना एकदम से. डिहाइड्रेशन अलग है, लेकिन यहाँ ना क्रैम्प ऑफ डायफ्राम का मसला है दोस्त. अगर दौड़ते 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 इग्निशिया में अक्सर होता है ऐसा है जी. इसमें जो चलते चलते तो वो लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की वजह से होता है ना. अब वो अलग है बेटा. लैक्टिक एसिड डिपोजिशन तो करेगा थकान, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन तो करेगा फटीग, और जो अभी डॉक्टर श्रेय कह रहे हैं ये डिहाइड्रेशन का अलग होगा, वो क्रैम्प वगैरह में चला जाए. लेकिन बात हो रही है कि जैसे आप दौड़ रहे हो तेज तेज तो अचानक कोई एक्टिविटी कर रहे तो वो क्रैम्प आता है. और मैंने शायद पढ़ा था कभी इग्निशिया में ये कॉमन है, इग्निशिया मेडिसिन में अक्सर होता है. जोर जोर से हंस दे तो भी उसका जो ये पसली के नीचे वाला हिस्सा है इसमें दर्द हो जाता है और वो पकड़ के बैठती है. जी. तो ये 2-3 चीजों का अलग अलग क्लियर होना चाहिए यार. कह रहे हैं एसबीएस तो सेम हो ही गया. एग्जाम्पल है समवन ईट्स ए मील जस्ट बिफोर डूइंग स्पोर्ट्स. अगर अभी स्पोर्ट है, किसी को कोई दौड़ना है, काम करना है, कोई हार्ड वर्क करना है, उससे पहले यदि खाया हो और खाने के बाद फिर वो उसमें चला गया हो ऐसी एक्टिविटी में, तो इसके चांस बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि उधर तो खाए हुए का लोड है और उधर डायफ्राम की एक्टिविटी रेस्पिरेशन के लिए ज्यादा चाहिए स्पोर्ट में जाने की वजह से, और वो स्टमक जो है उसको स्पेस देगा नहीं मोमेंट के लिए डायफ्राम को प्रॉपरली, तो वहां पर ये सुई सी चुभने लगती है, साइड इफेक्ट में स्टिचेस सी होने लगती है. हीलिंग फेस में क्या है, ये हीलिंग फेस बता रहे हैं, हीलिंग फेस, हीलिंग क्राइसिस, दैट्स लाइक कह रहे हैं डायफ्राम क्रैम्प इज इक्वल टू साइड स्टिचेस. हीलिंग फेस, उसमें भी हीलिंग क्राइसिस, डायफ्राम क्रैम्प होगा इसमें,
साइड स्टिचेज आएंगे। रिमार्क में कह रहे हैं द मेन ट्रिगर इज ईटिंग बिफोर फिजिकल एक्सरसाइज। वो जो अभी ऊपर स्पोर्ट वाला दिया था ऐसा ही है, मेन ट्रिगर जो है इसका कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज से पहले खा लेना एक बहुत बड़ा ट्रिगर बनता है इसके लिए। Since the stomach and intestines are partly anchored to the diaphragm, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है कि स्टमक भी फुल हो गया, इंटेस्टाइन में भी बोलस चला गया, तो वो एंकर कर लेती हैं, वो नजदीक आ जाती हैं डायाफ्राम के। द डायाफ्राम इज पुल्ड डाउन बाय फुल विसरल ऑर्गन्स, और डायाफ्राम जो है वो पुल डाउन हो जाएगा फुल यानी कि भरे हुए, खाने से भरे हुए विसरल ऑर्गन से। दैट कंडीशन गोज टू लिमिटेशन ऑफ डायाफ्राम्स ब्रीदिंग असिस्टेंस मैकेनिज्म। ये लिमिटेशन लिमिट कर देगा डायाफ्राम के जो वो ब्रीदिंग असिस्टेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है उसको। दैट गोज टू स्टार्ट ऑफ एसबीएस ऑफ द डायाफ्राम, इससे डायाफ्राम का एसबीएस स्टार्ट हो जाएगा। People who have weak muscles and weak connective tissue probably also have a weak diaphragm, which soon reaches its performance limits. लो जी, एक और हम होम्योपैथ के लिए अच्छा नजरिया दे दिया कि वो लोग जिनकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जिनके कनेक्टिव टिश्यू कमजोर से होते हैं, संभवतः है उनका डायाफ्राम भी वीक होगा, डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय, और जल्दी ही वो पहुंच जाते हैं उसकी परफॉर्मेंस लिमिट तक। यानी कि परफॉर्मेंस लिमिट का ऐसा मान लो, जिसका डायाफ्राम मजबूत है वो बहुत देर तक दौड़ सकता है, बहुत देर तक फिजिकल एक्सर्शन कर सकता है, फिजिकल एक्सरसाइज। और जिसका डायाफ्राम या जिसकी मसल्स वीक है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, वो उससे 1/4 में 1/2 टाइम में ही थक जाएगा, मतलब वो उसको दर्द हो जाएगा, स्टिचेस हो जाएगी, वो बैठ जाएगा। थेरेपी, आजकल एक ऐड आ रहा है, उसमें कहते हैं ना ब्रेकफास्ट में क्या खाती हो, वो कैब करते हैं, अक्सर यूट्यूब पर आ रहा है, वो कैब करते हैं तो दो, एक फीमेल होती है एक मेल होता है, दोनों कैब आती है, दोनों दौड़ते हैं उस कैब को पकड़ने के लिए। वो फीमेल आराम से बैठ जाती है, तो वो हाँफता रहता है मेल, वो विंडो में को पूछता है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या करती हो। तो बेसिकली है तो वो जो एडवर्टाइजमेंट ब्रेकफास्ट के किसी प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए यहाँ वो उसका डायाफ्राम कमजोर है उस आदमी का, जो हाँफ रहा है उधर। देखा क्या श्रेय वो ऐड आजकल आ रहा है जब मैं खोलता हूँ यूट्यूब? हाँ, हमने देखा है वो। थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई the conflict and or tracks and possible resolve them in real life. Should they require strength training, especially for the muscles of the trunk of the body? अगर पॉसिबल हो सके तो रियल लाइफ से कोई आइडेंटिफाई करके कॉन्फ्लिक्ट को दूर करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो पेट की, स्पेशली मसल्स ऑफ द ट्रंक की, ऑफ द बॉडी की। पे अटेंशन टू पोस्चर एंड बॉडी टेंशन, अटेंशन ध्यान दो बॉडी पोस्चर पे और बॉडी टेंशन पे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम, गहरी सांस लो योगा के, और अल्टरनेटिव रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टिराला। Do not eat before sport sessions. During sport sessions, breathe deeply and calmly. Do not talk. स्पोर्ट सेशन से पहले खाओ नहीं, स्पोर्ट सेशन से पहले गहरी गहरी सांस लो और धीरे धीरे सांस लो और बातें मत करो। ये था साइड स्टिच का। नेक्स्ट हेडिंग है डायाफ्राग्मेटिक हर्निया या हिएटस हर्निया। डायाफ्राग्मेटिक हर्निया या हिएटस हर्निया का भी एसबीएस कह रहे हैं कि एसबीएस जो है वही है एसबीएस ऑफ द डायाफ्राम मसल्स, और कॉन्फ्लिक्ट भी सेम होगा।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड या या आउट स्मार्टेड। इसमें कह रहे हैं अनसर्टेन डिफरेंशिएशन फ्रॉम इंजरी एक्सीडेंट। एसबीएस जो है उसको अनसर्टेन डिफरेंशिएशन कर लेना इंजरी से या एक्सीडेंट से। ड्यू टू होल in diaphragm, the stomach, intestine or other abdominal organs can protrude into the chest cavity। हिटस हर्निया में क्या होता है, ये जो डायफ्राम में जो होल होता है जहां से ये इसोफेगस का निचला पार्ट जुड़ता है स्टमक से क्रॉस होते हुए स्टमक के इंटेस्टाइन या अदर एब्डोमिनल ऑर्गन। अच्छा हाँ, तो इस होल में को स्टमक, इंटेस्टाइन या दूसरा एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो प्रोट्रूड कर जाते हैं पीछे को चेस्ट कैविटी में। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड ऑर्गन इज द स्टमक, और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड ऑर्गन यहाँ पर स्टमक होता है हिटस हर्निया को लेकर। फेस में कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस, ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में मिलेगा हिटस हर्निया। रिडक्शन ऑफ ट्रांसवर्स मसल फाइबर, जिससे क्या होगा, थिनिंग ऑफ द डायफ्राम, फिर जिससे क्या होगा, टेंडेंसी फॉर हर्निया। फॉर इंस्टांस व्हेन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट और डूइंग क्रंचेस। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में होगा एक बात। दूसरा है इसमें ट्रांसवर्स मसल जो होती हैं फाइबर्स, ट्रांसवर्स मसल फाइबर जो होते हैं डायफ्राम के, उनमें कमी आ जाती है। हाइपोसाइकोसिस में होगा ये, वीक पर्सन्स में होगा ये, जिसकी वजह से थिनिंग ऑफ द डायफ्राम हो जाएगा, जिसकी वजह से टेंडेंसी फॉर हर्निया होने लगेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करे या फिर डूइंग क्रंचेस। ये क्रंचेस कोई एक्सरसाइज है ना डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर श्रेय? बैक टेबल लेट करके जैसे सर को आगे की तरफ ओके, अच्छा, सिर को उठाते हैं, पेट की मसल पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ, क्रिकेटर करते हैं ना ये मैदान में ज्यादातर। हाँ, सभी मतलब जो भी एक्सरसाइज करते हैं, क्रंचेस करते हैं, पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। ओके, सिर पकड़ के जो ऊपर को उठाते हैं लेट के पीछे से, क्रंचेस। ओके, तो ये था। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ। शुड दे स्टिल बी एक्टिव? ब्रीदिंग ट्रेनिंग, पॉसिबली योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेशली फॉर द ट्रंक ऑफ द बॉडी, सर्जरी इफ नेसेसरी। यदि नेसेसरी हो तो सर्जरी करा लेना। और देखो शुरू से हम इसका कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते आ रहे हैं, तो बेसिकली जितने भी ओवरवेलमिंग से रिलेटेड रूब्रिक्स होंगे, जहां लोडिंग ऑफ लाइफ, मैं थक गया हूं जीवन से, या मैं ओवरवेलम हो गया हूं, और ओवरवेलम का कोनियम में करके डालो कोई, कोनियम का और ओवरवेलम का एक बहुत अच्छा रूब्रिक है। या फिर कोई ओवर स्मार्टनेस का शिकार हो गया हो, उससे रिलेटेड यहाँ रूब्रिक्स आ जाएंगे सब, क्योंकि यहाँ ओवरवेल्म्ड और ओवर स्मार्टेड अपने आप में ही आपको रूब्रिक्स की तरफ लेके जा रहा है। एक बात। दूसरी बात कि जैसे स्टिचेस है, हर्निया है, यहाँ बंदा स्ट्रोंगर वन नहीं मिलेगा, डिस्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन उसका वो वीकर वन है, वो हाइपोसाइकोटिक होगा, लुंज होगा, वीक होगा, रोबस्ट नहीं होगा जनरली, जिनको ये दिक्कतें हो रही हैं। अगर रोबस्ट है तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि अब वो हाइपोसाइकोसिस में जाके इलास्टिन लैस में जाने लगा है जी। तो यहाँ आपको कैसा बंदा होगा, कैसी मेडिसिन आएंगी, डिस्पोजिशंस क्या होगा, वो सारा इनसे ही पता चल रहा है कि जो ये अपने आप में पैथोलॉजी। अब जैसे हिक्कफ है, तो जैसे कि हाँ भैया, ये रूब्रिक है हैंडल थिंग्स एनीमोर, कैन नॉट ओवरवेल्म्ड बाय स्ट्रेस, सपोर्ट डिजायर, तो हाँ उसमें भी
कोनियम शायद इसी में ही है ना। हाँ जी, कोनियम में है। हाँ, तो अब इसमें देखो ये रूब्रिक इसी से रिलेटेड है, ओवरवेलमिंग। और अब आउट स्मार्टेड का भी एक, कोई किसी को ऐसा लगेगा इसने मुझे चीट कर दिया, मुझे धोखा दे दिया, मेरे को बेवकूफ बना गया बंदा सामने वाला, ऐसे रूब्रिक भी इसमें आ सकते हैं। कोई किसी की क्वेरी है? इसको यहीं रोकेंगे, अगला चैप्टर तो कल से शुरू करेंगे। किसी का कोई बताना चाह रहा है, कोई भाई कोई बहन छोटी, तो अपने पॉइंट रख सकता है। कई सारे बच्चे सर हैं भाई। जैसे कि जो हाइटस हर्निया है, इसमें अगर होल है तो हाँ मतलब वो तो ऊपर से, तो उसमें मतलब ये हम जैसे डायरेक्ट रूब्रिक है हाइटस हर्निया, हाँ तो उसमें देख के फिर पर्सन का डिस्पोजिशन मैच करके मेडिसिन देने से चलेगा, या फिर हमें पूरा वही लेना पड़ेगा हिस्ट्री इसमें? हाँ, नहीं हिस्ट्री तो खैर लेनी पड़ेगी, क्योंकि हाइपोसाइकोटिक, और ये जो होल आप बता रहे हैं ना दोस्त, ये बेसिकली होल अलग से नहीं बनता। जो ये आपकी जो इसोफेगस से उतरती है, चेस्ट कैविटी को क्रॉस करते हुए एब्डोमिनल कैविटी में एंट्री मारती है, तो ये डायाफ्राम को के थ्रू इसकी ओपनिंग है जिसमें कोई ये एंट्री मारती है, तो वो लूज हो जाती है। जैसे ये जस्ट लाइक इंग्वाइनल हर्निया है। जैसे इंग्वाइनल हर्निया में एब्डोमिनल कैविटी से आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड नीचे को शायद हाँ उतरती हैं, तो वहां की जो ओपनिंग्स हैं वो जब लूज हो जाती है तो इंटेस्टाइन वाला पार्ट वो नीचे बाहर आने लगता है। तो बेसिकली ये जो आपका जो अपर्चर है जिसके थ्रू आपकी एक विसरा क्रॉस कर रही है, वो लूज पड़ जाता है ना। अच्छा, दूसरी बात, अब मजे की बात क्या है कि अगर हिएटस हर्निया है तो ये रिवोल्ट कर रहा, रिवोल्ट बैक कर रहा किसका, अपने किसी बड़े का। बड़े सर ने बहुत अच्छा भाव यहाँ ये भी दिया है डॉक्टर श्रेय, दीपशिखा को याद आ जाएगा, कि जैसे ऊपर वाले पार्ट हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो सीनियर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। जैसे जैसे नीचे की तरफ को जाएंगे तो लोअर वन का मिलेगा फैमिली में। एक तो फैमिली से जुड़ा होगा कॉन्फ्लिक्ट, और फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली से या मतलब एल्डर वन से या यंगर वन से अगर जुड़ा है, तो ये अलग अलग इसमें भाव उठा रहे थे बड़े सर उस समय पे, है ना। तो इसको ऐसे भी समझा जाता है। और कोई बात है किसी की? भैया वो कोनियम वाला रूब्रिक डाल दीजिएगा श्रेय भैया। हाँ, कोनियम में ओवरवेलमिंग में होता है, और आउट स्मार्टेड में भी कोनियम जा सकती है। और कहते हैं ना उसका एक और भी है उसका भाव, कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उसके पैरों से नीचे से जमीन भी खिसक जाती है एक तरह से कोनियम के, तो वो हो सकता है वो आउट स्मार्टेड होने का कारण हो, ये चीज है। तो और कोई बात? यस है? यस नहीं है शायद आज। चलो खैर, फिर यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, राम राम जी, नमस्ते बॉस। नमस्ते।